स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। सबसे पहले आप सबका वेलकम है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा था क्लास 12th में इंग्लिश मीडियम में, उसमें अपन ने जो है वो जो चैप्टर था उसके अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को और आरएनए थ्योरी को, उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी और उसके न्यूमेरिकल, इनको सबको डिस्कस कर लिया था। तो आज अपने पास जो केमिकल काइनेटिक्स है उसकी लास्ट क्लास अपन लेके आए हैं। उसके अंदर आपको यहाँ पर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और जो कोलिजन थ्योरी है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद में चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो जो एक अपन इसके अंदर और बनाएंगे जिसके अंदर मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और उसके बाद में अपन जो है फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसके जो लास्ट बोर्ड पेपर्स में क्वेश्चन आ रखे हैं ना, उनको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे बस वही जो है रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे वीडियो में दी गई आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें आप। तो अब अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो कैटलिस्ट के लिए मैंने क्या बता रखा आपको कि कैटलिस्ट है ना, वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की रेट जो होती है, रिएक्शन की रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, उसको क्या कर देते हैं वेरी। मोस्ट ऑफ द केसेस में रेट को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं ये। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटलिस्ट जो है वो इस रिएक्शन में ऐसा क्या कर देता है जिसकी वजह से जो है वो जो रेट होती है रिएक्शन की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो देखो ये जो ग्राफ है सेम टू सेम ऐसा कैसा ग्राफ मैंने आपको आरएनए थ्योरी में बताया था। वही पोटेंशियल एनर्जी, वही रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब पाथ ऑफ रिएक्शन है ये, वही रिएक्टेंट, वही प्रोडक्ट और वही ये एनर्जी बैरियर। यहाँ पर जो है मैंने बताई थी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी जिसको हम बोल रहे थे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर के लिए आपको अगर पता लगाना हो तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में या उससे पहले दो वीडियोस थे उनमें दिया हुआ था आपके पास। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जो रिएक्शन जो थी उसमें जो रिएक्टेंट थे वो पहले के कंपेरिजन में थोड़ा फास्ट स्पीड से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए रेट क्या हो जाती है इंक्रीज। तो टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, लेकिन जो कैटलिस्ट होता है ना कैटलिस्ट, वो रिएक्शन की ईए जिसको बताया था एक्टिवेशन एनर्जी, डेफिनेशन में बताई थी आपको इसकी। और इसके लिए कहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी रिएक्शन के लिए जितनी कम होगी उतना ज्यादा जो है ना रिएक्टेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और रेट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने कहा कि जो ये है ना ये उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। तो इस ग्राफ को देखिए आप, अपन ने दो ग्राफ यहाँ पे बना रखे हैं जिसमें एक डॉटेड लाइन से बना रखा है और एक जो है डार्क लाइन से। इन दोनों में से किसी को भी आप जो है किसी भी मतलब किसी को भी डॉट से बना सकते हैं, किसी को भी किसी से बना सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जैसे अपन ने बना रखा है उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए जो डॉटेड लाइन है उसमें लिखा हुआ है रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, कम है। और अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस नहीं हो मतलब विदाउट कैटलिस्ट अगर है तो ऐसे में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। मतलब आपसे से पूछे कि EA1 और EA2, यानी यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को EA1 बोल दिया है, यहाँ से यहाँ तक की EA2 बोल दिया है। तो यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है कि EA2 जो है ना वो क्या है, ज्यादा है किससे, EA1 से। इसका मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और उसका रीजन आपसे पूछे तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे ज्यादा मॉलिक्यूल अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर देख पाए कि कैटलिस्ट ने रिएक्शन में क्या चेंज किया। तो ग्राफ एनर्जी सेम है। ग्राफ जनरली एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो अपन ने पहले ग्राफ बनाया था उसी के अंदर दूसरा एक उसी टाइप से ग्राफ और बनाना है जिसमें बैरियर ज्यादा है, इसका मतलब उसमें कैटलिस्ट नहीं है, जिसमें बैरियर कम है इसका मतलब उसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट है। अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, उसको अपन बोलते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोलिजन का मतलब आप सबको पता है, कोलिजन का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होंगे उनमें आपस में जब रिएक्शन होती है तो वो आपस में क्या होते हैं, कोलाइड होता है, उनमें कोलाइड होते हैं मतलब भिड़ते हैं, टक्कर होती है उनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो रिएक्शन है द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन जो होती है उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड मतलब उनके बीच में टक्कर होती है और उस टक्कर की वजह से क्या होता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे उनके जो ओल्ड बॉन्ड है, ध्यान से सुनिएगा, जो ओल्ड बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक। ठीक है, और न्यू बॉन्ड जो उनका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। और इसी चीज को अपन ने कहा था ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद में देखो जो आर्रेनियस ने इक्वेशन दी थी उसमें जो PZ लिखा हुआ है ना उसकी जगह पे A लिखा हुआ था A, और A को बोल दिया था अपन ने
प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आरएनएस कोफिशिएंट या आरएनएस फैक्टर। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे चेंज किया पी और जेड। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि पी और जेड क्या है। तो जेड जो है, जेड उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हुआ कि द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड इन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन मतलब कितनी टक्कर हो रही है पर सेकंड में, एक सेकंड के अंदर, और वॉल्यूम कितना होना चाहिए 1 लीटर या यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए ऑफ द रिएक्शन मिक्सर। मतलब रिएक्शन मिक्सर में एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी कोलिजन हो रही है उसको अपन बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बात होगी जेड की। फिर उसके बाद में ये जो पी है, पी वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर पी को बोलते हैं स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर आप इसको ऐसे याद रखोगे, स्टीरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा या रुकावट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आरएनएस थ्योरी में आपको बताया था कि आरएनएस थ्योरी में एक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो कोलिजन है, कोलिजन ये जो कोलिजन हो रहे हैं यहाँ पर कोलाइड हो रहे हैं, वो हमेशा होना चाहिए इफेक्टिव। मतलब अगर कोलिजन कैसा है, इफेक्टिव कोलिजन है, तो ही जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। कब? जब कोलिजन कैसा हो, इफेक्टिव हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इफेक्टिव कोलिजन जो है वो किसको बोलेंगे, कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि कोलिजन जो है वो क्या है, इफेक्टिव है या अनइफेक्टिव है। ठीक है, तो देखो आगे समझाता हूं मैं इसको कि किस तरीके से अपन पता लगाएंगे कि जो कोलिजन है वो इफेक्टिव है कि अनइफेक्टिव है, मतलब इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनका ओरिएंटेशन कैसा है। ध्यान से सुनिएगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो उनका ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, एक बार अपन एक जनरल एग्जांपल से देखते हैं, फिर उसके बाद में इसको रिएक्शन के वे में देखेंगे। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि ए और जो बी है ये, ठीक है, ये एटम हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। जब इनमें कोलिजन होगा तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है वो इसके साथ कोलिजन करेगा, जिससे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब इनका ओरिएंटेशन क्या हो गया, मैच कर गया, मैच। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता ए प्लस बी और बी, ठीक है, अब अपन इनमें कोलिजन देखें तो देखो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए, अगर ये जो ए है वो इसके साथ अगर इससे कोलिजन करेगा तो ये तो ए भी बन सकता है, लेकिन इन दोनों का तो कोलिजन हुआ ही नहीं। यहाँ पर इन दोनों का कोलिजन हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन ओनली तब हो सकती है जब अपन इसको कैसे लिख दें, इस तरीके से लिख दें, जैसे ए और ए। इसी तरीके से बी और बी जो है ना उनको अपन इस तरीके से लिख दें, तो आंसर जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा 2AB। ठीक है, कैसे, देखो ए और ए के बीच में चले पहले बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ही बी और बी के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, और ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और इसी चीज को बोल रहे हैं यहाँ पर ओरिएंटेशन कैसा है, इम्प्रॉपर। कौन सा है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। और यहाँ पर जो है ना वो क्या हो गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब ये इससे कोलिजन कर सकता है इजीली और ये इससे कोलिजन कर सकता है इजीली। ठीक है, तो जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा SN1 और SN2 रिएक्शन। अभी अपन देखते हैं यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट कौन सी रिएक्शन में फॉर्म हो सकती है, उस रिएक्शन को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको कोलिजन थ्योरी जो उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल अपने पास दे रखा है CH3Br प्लस OH माइनस। ठीक है, इसमें अपन को क्या देखना है, ओरिएंटेशन देखना है कि जो एटम है उनका ओरिएंटेशन किस तरीके से है। तो देखो ये जो OH है, OH इसमें माइनस है, Br पे भी माइनस है, CH3 पे प्लस है। इसका मतलब ये जो OH है वो इससे कोलिजन करेगा, ये जो OH है वो इससे कोलिजन करेगा। कोलिजन करेगा तो ये इससे कंबाइंड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों कंबाइंड नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये OH अगर इधर से आएगा ना, इस पे अटैच होगा, इधर से इस तरफ से अटैच होगा ये, तो इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा। नहीं मतलब इसमें फ्रंट साइड अटैक होगा, तो ये वाला जो ग्रुप है वो इसको ऐसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा इधर से। लेकिन अगर बैक साइड अटैक होगा ना, बैक साइड, तो ये OH माइनस इससे जुड़ना चाहता है, और जैसे ही यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ये Br माइनस यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है वो कब होगा, जब जैसे मैं इसको CH3 को इस तरीके से लिख देता हूँ, ये जो CH3 है वो इस तरीके से हो गया अपने पास, Br इसके साथ अटैच था, ये OH माइनस अगर इधर से इसके ऊपर आता है ना तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। लेकिन अगर यही OH माइनस बैक साइड अटैक करता है इसके ऊपर,
क्या करता है, बैक साइड अटैच करता है इस तरीके से। ये होगा अगर ऐसे, ये यहां से इसके ऊपर आगे अटैच होता है, तो ऐसे में एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से अपन यहां पर लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जो ओल्ड बॉन्ड है उनकी ब्रेकिंग होती है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो आपको पता लग गया था कि यहाँ से रिमूव कौन होगा, बीआर। तो देखो बीआर जो है ना, उसका डार्क जो बॉन्ड था उसको डॉटेड लाइन में चेंज कर दिया अपन ने। यहाँ पर ये से अटैच होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी डॉटेड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। और आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, बीआर माइनस यहाँ से हट जाएगा, और OH और CH3 प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीआर माइनस। अब देखो ये जो OH CH3 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3OH। क्या लिख सकते हो, CH3OH। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो फर्स्ट अपन ने सामने से जब अपन ने अटैक करवाया इसके अंदर, तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से रिएक्शन नहीं हो पाई है। सेकंड वाले में प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इसकी वजह से रिएक्शन हो गई है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए मैं एडिशनल आपको बता रहा हूं, ये जो रिएक्शन होती है वो SN2 रिएक्शन होती है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, और 2 का मतलब बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर होगा, हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसमें आपको बताई जाएगी। यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल है, और ओरिएंटेशन है ना इसमें कौन सा, प्रॉपर है, जिसमें बैक साइड अटैक हो रहा है, जिससे इजीली जो है ना वो सामने वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और पीछे जो है वो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट था वो अपन ने देख लिया। और इसी तरीके से जो कोलिजन थ्योरी है उसको अपन ने डिस्कस किया। मैं एक बार फिर से आपको कोलिजन थ्योरी जो है वो बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको भी कहा था कि जो कोलिजन थ्योरी है उसमें अपन जो इंपॉर्टेंस देंगे वो किसको देंगे, कोलिजन को। किसको, कोलिजन को। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड ईच अदर ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होती है ना तब उनके बीच में क्या होती है, कोलिजन होती है। लेकिन कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव, मतलब कोलिजन जो है वो कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अब इफेक्टिव कोलिजन किसको बोल रहे हैं, तो इफेक्टिव कोलिजन उसको बोल रहे हैं जिसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनके ओरिएंटेशन क्या हो, सेम हो, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तो उनके बीच में जो कोलिजन होगा उसको अपन बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन की वजह से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। याद रखना हमेशा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्मेशन ओनली तभी कर सकते हैं जब उनके बीच में कोलिजन कैसा हो, इफेक्टिव हो। और इफेक्टिव कोलिजन किसको बोल रहे हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर होगा तो उनमें कोलिजन प्रॉपर होगा, मतलब कोलिजन जो है वो प्रॉपर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इजीली फॉर्म होगी और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो रिएक्शन नहीं होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं। अब उनमें से कुछ कोलिजन इफेक्टिव भी होते हैं, कुछ अनइफेक्टिव भी होते हैं। इसका मतलब इफेक्टिव कोलिजन तो इंक्रीज हुआ, अनइफेक्टिव या जो अनइफेक्टिव कोलिजन थे उससे तो अपन को कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा इसके अंदर भी। फिर मैंने बताया आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड के लिए क्या कहा था, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सर, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन है किसमें, पर सेकंड में, पर यूनिट वॉल्यूम में, किसमें, रिएक्शन मिक्सर में। ठीक है, तो क्या बताया था, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए रिएक्शन मिक्सर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद में रेट कांस्टेंट पे रिलेशन पूछे आपसे, तो जो ए था ना, ए उसको हटा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देते हैं pz और e की पावर माइनस E/RT। सब चीजें वो की वही है, दो चीजें चेंज हुई थी यहाँ पर, p और z के लिए बता दिया मैंने आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी, डेफिनेशन बता दी है इसकी, सब चीज बता दी है। p जो होता है ना, p वो होता है स्टीरिक फैक्टर। अब स्टीरिक फैक्टर को समझ लो आप, स्टीरिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, स्टीरिक फैक्टर का मतलब यही होता है कि जैसे ये जो OH माइनस है इसको अपन यहाँ पे अटैच कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे अटैच हो नहीं सकता, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस आ गई, मतलब ये जो ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इधर से अगर देखेंगे तो इसमें हिंड्रेंस क्या है, कम है, स्मॉल साइज की ग्रुप है। इधर Br का साइज बड़ा होता है एच के कंपेरिजन में, तो यहाँ पर स्मॉल साइज है, तो ये ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा यहाँ पे। तो स्टीरिक फैक्टर का मतलब होता है कि जिस भी आइटम से अपन अटैच कर रहे हैं उसके अगल बगल में बल्कि ग्रुप अटैच नहीं होने चाहिए, बल्कि का मतलब बड़े साइज के ग्रुप नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने जो केमिकल काइनेटिक्स है उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको कुछ थोड़े से टिपिकल टेबुलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद में अपन
फिजिकल केमिस्ट्री के जो लास्ट ईयर बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको मैं आपको सोल्व कराऊंगा। तो आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए जिससे वो भी इन चीजों का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।